दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य सबाहत आफरीन की लिखी कहानी आओ साथ रहें। सबाहत आफरीन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे डुमरियागंज से हैं जो भारत नेपाल के बॉर्डर के पास है। उर्दू बहुत अच्छी आती है, टिकटॉक की एक्सपर्ट है और 2 प्यारी बेटियों की माँ है। पापा और एक बार और पापा। वो 5 साल की बच्ची खिलखिला रही थी। कभी अपने पापा के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ घुमाने लगती तो कभी उछलते हुए जोर जोर से ताली बजाती। फिर कुछ देर बाद वो अपने पापा की उंगली थामे आगे बढ़ गई। उस बच्ची के पापा हमारी बिल्डिंग के चौकीदार थे, मगर बेटी की नजरों में वो जरूर दुनिया के सबसे अमीर आदमी होंगे। बैल्कनी की रेलिंग पर झुकी हुई मैं ये खूबसूरत मंजर देख रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरे होंठ मुस्कुरा रहे हैं मगर आंखें नम हैं। सालों गुजर गए मेरे पापा को इस दुनिया से गए हुए, लेकिन दिल के हर कोने में वो उसी शिद्दत से आज भी जी रहे हैं और शायद वही कमी पूरी करने के लिए मैं अपने हस्बैंड कामरान के पापा में अपने पापा का चेहरा ढूंढने लगी थी। सास को तो मैंने देखा ही नहीं था, मगर पापा यानी मेरे ससुर जी मेरे अपने पापा बन गए थे। वो बड़ी मोहब्बत से कहते, जिया तुम मेरी बेटी हो, मैं सिर्फ कामरान का ही नहीं तुम्हारा भी पापा हूं। ये सुन पाना कितनी बड़ी खुशकिस्मती है मेरे लिए। दुनिया की हर बहू शायद यही सुनना चाहती है। ससुराल में यही लगाव, यही प्यार हमें बनाए रखता है, जिलाए रखता है। मेरे दिल से फौरन दुआ निकलती है, पापा आप सलामत रहें, सेहतमंद रहें। लेकिन इन दिनों जैसे मेरी दुआएं कबूल हो ही नहीं रही थीं। पापा इस साल रिटायरमेंट के बाद से थोड़े उदास रहने लगे थे, चुपचाप और अलग थलग से। मैं पिछली बार दिल्ली से आई तभी ये बात महसूस की थी, और इस बार लखनऊ आए मुझे 3 दिन हुए थे जब सी ब्लॉक में रहने वाले डॉक्टर शर्मा ने मुझको रोक के कहा था, सिद्दीकी साहब पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे लगता है वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। होता है कुछ लोगों के साथ रिटायरमेंट के बाद। मैं उनको पार्क में ना घंटों अकेले बैठे देखता हूँ। वो किसी से ज़्यादा बात ही नहीं करते, अपने आप में खोए रहते हैं। डॉक्टर शर्मा बोलते जा रहे थे और मेरे जहन में पार्क की एक बेंच पर अकेले गुमसुम बैठे पापा का चेहरा उभर रहा था। मैंने पहले भी कामरान से जिक्र किया था पापा के अकेलेपन का, उनकी खामोशी का, मगर उसने कितने हल्के में लिया था इस बात को। अरे घबराओ नहीं, एज फैक्टर है यार, बस। एज फैक्टर? 60-62 साल की उम्र क्या ऐसी होती है कि दुनिया की हर शय से दिलचस्पी खत्म होने लगे, बोलने बतियाने का मन न करे? और अब तो शर्मा अंकल ने भी नोटिस किया ना। मैं आसपास से बेखबर ख्यालों के हुजूम में घिरी थी कि हल्की आहट ने मेरा ध्यान खींचा। पीछे मुड़कर देखा तो पापा थे। सफ़ेद चिकन का कुर्ता पहने शायद कहीं जा रहे थे। बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, पापा कहीं जा रहे हो आप? बस यूं ही, आता हूं कुछ देर में, पापा धीमे से बोले और बाहर निकल गए। मैं उन्हें जाते हुए देखती रही। उदासी की धुंध में गुम होते हुए पापा को फिर से रोशनी की तरफ कैसे मोड़ूं? क्या करूं ऐसा कि वो फिर से हंसने बोलने लगे? क्या खुशहाल जिंदगी की तरफ लौटना इतना मुश्किल हो जाता है? मैंने एक ठंडी सांस भरी और खुद से कहा, नहीं, मुश्किल कुछ भी नहीं है। पापा इस अकेलेपन से बाहर जरूर निकलेंगे। उम्र होने से दिल की ख्वाहिशें मर नहीं जाती होंगी। खुश रहने के 1000 तरीके उम्र की ढलान पे धीमे जरूर हो जाते होंगे, मगर कहीं न कहीं जिंदा रहते होंगे। किसी का साथ होना, किसी बेहद अपने से बात करना और दूसरों से मिलना जुलना हर उम्र की जरूरत होती है। हम क्यों सोचने लगते हैं कि हमारे बुजुर्ग सिर्फ अखबार पढ़ें, वही खबरें बार बार, फिर न्यूज़ चैनल देखें और फिर सो जाएं? मैं पापा की किताबें झाड़ पोंछ कर दोबारा बुक शेल्फ में लगाते हुए अपने आप से सवाल जवाब किए जा रही थी। किताबें रखते हुए सबसे ऊपरी रैक पर मेरी निगाह ठहर गई। एक सुंदर से फोटो फ्रेम में सजी एक ग्रुप फोटो थी जिसमें पापा अपने दोस्तों के साथ खड़े थे। उसमें एक लड़की भी थी। नीचे लिखा था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1980 BA पार्ट 2। मैं गौर से पापा और उनके दोस्तों को देखने लगी। वाकई वक्त से बेरहम कुछ भी नहीं।
ये खूबसूरत ज़हीन लोग जाने आज कैसे बदले हुए हालात में होंगे। फिर जैसे मुझे रास्ता मिल गया, ख्याल आया कि क्यों न पापा के पुराने दोस्तों का पता लगाया जाए और इनकी मुलाकात करवाई जाए। कितना अच्छा लगेगा सबको। एकदम से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। मेरे जहन ने प्लानिंग शुरू कर दी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से पापा के दोस्तों का पता लग सकता था। मेरा एक दोस्त जो यूनिवर्सिटी में था, उसे मैंने सारी बात बताकर फ़ोन नंबर ढूंढ निकालने की जिम्मेदारी सौंप दी। आसान तो नहीं था मगर नामुमकिन भी नहीं था। आज 3 दिन के बाद मैं ढेर सारी बेचैनियां समेटे उन 3 एड्रेसेस और फ़ोन नंबर्स को देख पा रही थी जो मेरे दोस्त ने बड़ी मेहनत से ढूंढ के भेजे थे। मैंने मोबाइल उठाया और उनमें से एक नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से रिकॉर्डेड आवाज़ आई, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। मेरा दिल बुझ सा गया, जैसे खूब फूले हुए गुब्बारे में किसी ने पिन चुभा दी हो। बुझे मन से फिर दूसरा नंबर मिलाया। रिसीव करने वाले ने बताया कि वो साहब इंडिया में नहीं हैं, कहीं बाहर रहते हैं। मैं एकदम से उदास होने लगी। क्या क्या सोचा था, पापा को उनके दोस्तों से मिलवाऊंगी, सरप्राइज दूंगी, सब फेल हो गया। मैंने अनमनी होकर तीसरा नंबर देखा, शिखा जोशी। नंबर मिलाते हुए मैंने दोनों आंखें भींच लीं और धीमे से बुदबुदाई, इस बार नंबर लग जाए लग जाए लग जाए प्लीज। घंटी जा रही थी। आखिरकार किसी ने फोन उठाया। हेलो, मैं जिया बोल रही हूँ। शिखा जोशी जी से बात हो सकती है क्या मेरी? जी कहिए, शिखा जोशी बोल रही हूँ। ये अल्फाज सुनते ही मैं जोश से भर उठी। जी चाहा फौरन पूछूं कि आप ज़फ़रयाब सिद्दीकी को जानती हैं ना? वो मेरे पापा हैं। मैं इतनी खुश हो रही थी जैसे खुद अपने किसी दोस्त से बरसों बाद अचानक बात हो रही हो। कई दफ़ा कुछ बातें जुगनुओं की मानंद होती हैं। बहुत ज़्यादा रोशन तो नहीं होती, मगर हाँ, अंधेरी रात में एक लम्हे के लिए टिमटिमा उठती हैं। वो उम्मीद की हल्की लकीर दिल को सुकून देती है। मैं ज़रा ज़रा सी बातों से खुश होने वाली लड़की आज बेहद खुश थी। शिखा जोशी जी से देर तक बात हुई थी मेरी। मैंने उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिसे उन्होंने बाखुशी मान लिया था। अब मुझे पापा को राज़ी करना था। उन्हें बताए बगैर उनके कॉलेज के दोस्त से मिलाने ले जाना, फिर पापा का अचानक से खुश होना, ये ख्याल मुझे जोश से भर देता था। आजकल मैं पापा के कमरे में चुपके से रेडियो पे विविध भारती लगा देती थी। एक दो बार पापा ने बंद कर दिया था, मगर फिर धीरे धीरे सुनने लगे थे। पुराने गानों को सुनना गुजरे दिनों को फिर से जीने जैसा होता है। मेरी छोटी छोटी कोशिशें रंग ला रही थीं, ये देखना कितना प्यारा एहसास था। आज आखिरी अक्टूबर की नर्म दोपहर थी। मेरा दिल हुआ कामरान को फ़ोन करूं, उसे बताऊं कि आज मैं और पापा मिसेस जोशी से मिलने जा रहे हैं। पापा जूते के तस्मे बांधते हुए बोले, वैसे ये बताओ तुम्हारा दोस्त मुझसे क्यों मिलना चाहता है? मैं इतनी तारीफें करती हूँ आपकी पापा, लोग सोचते हैं कि भाई जिया के पापा से तो मिलना पड़ेगा। मैंने हंसते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा उठे। लाइट ब्लू शर्ट में कितने ग्रेसफुल दिख रहे थे वो। हम नीचे कार के पास पहुंचे तो उन्होंने चाबी मेरी तरफ बढ़ा दी। आगे रेड लाइट पे गाड़ी रुकी तो मैंने मोबाइल से कार का स्पीकर कनेक्ट करके गाना चला दिया। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। पापा बोले, ये निकाह फिल्म का गाना है। मैंने जब ये फिल्म देखी तो रो पड़ा था। अच्छा? मैंने सड़क पर नज़रें जमाए पूछा। हाँ, और मज़े की बात यह है कि मैं अपनी दोस्त से आंसू छुपा रहा था, फिर देखा कि वो भी रो रही थी। पापा बोले तो उनकी आवाज़ में हल्की हंसी थी, वो हंसी जो बीते अच्छे दिनों को याद करने पर उभर आती है। हम शिखा जोशी जी के घर पहुंच गए थे। कॉलबेल पे उंगली रखते हुए मैंने देखा कि पापा की निगाहें घर के छोटे से गार्डन पर टिकी थीं, जहां सफ़ेद और पीले गुलाबों के खूब सारे पौधे लगे थे। अंदर आ जाइए। दरवाज़ा खुलते ही एक नफीस सी आवाज़ उभरी। बॉर्डर वाली साड़ी सलीके से बांधे, लंबा कद और बड़ी बड़ी साफ आंखें। यकीनन ये शिखा जोशी ही थीं। मैंने मुड़कर पापा को बुलाना चाहा तो देखा वो चुपचाप शिखा जी को देख रहे थे। वो हम दोनों को ड्राइंग रूम में ले गईं। बहुत देर बाद पापा धीमे से बोले, कैसी हो शिखा?
ठीक हूँ। यहाँ कब से? 4 साल हो गए। कभी मिलने का नहीं सोचा? पापा ने पूछा, लेकिन शिखा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों की नजरें मिली और अगले ही पल दोनों ने चेहरे फेर लिए। इतना हिचक क्यों रहे थे वो दोनों, खासकर पापा? इतने साल बाद मिले और बात की तो बस इतनी सी। मैं साफ साफ देख सकती थी कुछ तो था उन नजरों में, उन उदास नजरों में। लेकिन क्या वक्त इतना बेरहम होता है कि अपने सबसे अजीज दोस्तों को भी भुला देने पर मजबूर कर दे? क्या इतने साल बाद मिलने पर ढेर सारी बातें करने का मन नहीं करता होगा? नहीं मन करता होगा एक दूसरे को ये बताने का कि इतने सालों की जिंदगी में क्या क्या हुआ, कि किन किन मौकों पर तुम्हारी कमी खली, कि कब कब साथ बिताया वो हंसी वक्त सबसे ज्यादा याद आया। ऐसे न जाने कितने सवाल मुझे सता रहे थे। घर आने के बाद पापा अपने कमरे में चले गए। शाम की चाय देने गई तो देखा अब तक उन्हीं कपड़ों में बेड पर लेटे थे। पापा क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कुछ नहीं, पापा बैठते हुए बोले। जिया, तुम्हें बता देना चाहिए था मुझे कि शिखा से मिलवाने। ऐसे अचानक उनकी आवाज में ये शिकायत, उनका ये सर्द लहजा दिल में चुभ गया था जैसे। पापा को मेरी कोशिश क्यों नहीं दिखाई दी? उनके पुराने दोस्तों को ढूंढने के पीछे मेरा क्या मकसद था? यही ना कि उन्हें अच्छा लगेगा। मेरी आंखें भर आईं। सॉरी पापा। मैं सिर्फ इतना कहकर वापस चली आई अपने कमरे में। अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी मुझे। जिया, तू इतनी पागल क्यों है? पापा कितने परेशान दिख रहे हैं। गलती तो तेरी भी है ना? बिना पापा का मन जाने तो उनको कहीं भी लेके चल देगी। मैं अपने आप से सवाल कर रही थी। जिया, तभी पापा की आवाज आई। मैं ड्राइंग रूम में पहुंची। पापा सोफे पर बैठे हुए एक्वेरियम में तैरती मछलियों को देख रहे थे। मेरी आहट पर पापा ने गर्दन मोड़ी और बोले, मेरी बेटी नाराज है मुझसे। पापा ने उसका सरप्राइज खराब कर दिया है ना? नहीं, मेरी गलती है पापा, मुझे बताना चाहिए था आपको, मैंने कहा और पापा को देखने लगी। उनके चेहरे पर उलझनें साफ दिख रही थीं। पापा, शिखा जी आपकी क्लासमेट थी। आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में कई साल साथ गुजारे होंगे, फिर आपको उन्हें देखकर खुशी नहीं हुई? आखिर मैंने पूछ ही लिया वो सवाल जो मेरे दिल में बार बार उठ रहा था। पापा नहीं में सर हिलाते हुए बोले, शिखा से मेरा मिलना ठीक नहीं हुआ। मेरी शर्मिंदगी और बढ़ गई। वो सफेद और पीले गुलाबों की क्यारियां, वो जैसे अपने आप से कह रहे थे। उनके चेहरे पर दुख की लकीरें थीं, लेकिन मेरा इरादा तो पापा को खुशी देने का था। ऐसा क्या हुआ होगा कि पापा उनसे मिलना नहीं चाहते? अतीत का कैसा बोझ है जो इतने सालों बाद भी हल्का नहीं हो पाया? मेरे मन के सवालों के सैकड़ों दर खुल गए। बातों बातों में जिंदगी भर का किस्सा सामने आ रहा था। शिखा जोशी और पापा एक दूसरे से प्यार करते थे। साथ जीने की कस्में खाते हुए दुनिया के रीत रिवाजों से कोसों दूर आपस में तय यही हुआ था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद शादी कर लेंगे। छोटा सा अपना घर होगा जहां खूब सारे गुलाब खिलेंगे, सफेद और पीले। प्यार में पड़े लोगों की ख्वाहिशें ऐसी ही तो होती हैं ना, छोटी छोटी, प्यारी प्यारी। तो आप दोनों अलग क्यों हुए? मैंने पूछा तो पापा बोले, मैं डर गया था। घर आने के बाद शिखा के पापा से शादी की बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। मजहब की दीवार इतनी ऊंची दिखाई दी कि मेरे हौसले पस्त हो गए। घर में अब्बा से कहना चाहा, मगर उनकी बीमार सेहत ने मुझको खामोश कर दिया। लड़ता रहा अपने आप से, घुटता रहा। कहते कहते पापा रुक गए। मैंने पानी की बोतल बढ़ाई तो इनकार में सर हिला दिया। आप दोबारा नहीं मिले उनसे? मैंने पूछा तो पापा लंबी सांस भरकर बोले, मिला था। शिखाना बहुत अच्छी थी, समझदार, नर्म दिल, मगर उस रोज उसके लहजे में कितनी अजनबियत थी। उसने कितनी रुखाई से कहा था, ज़फ़रयाब, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती, अब कभी मेरे सामने मत आना। जिया, मैं बुज़दिल था जिसकी उसने मुझको सजा दी।
मैं दिल में गिल्ट पाले जीता रहा, लेकिन उसके बाद कभी उससे मिलने की कोशिश नहीं की, जबकि उसे कभी भूल नहीं पाया। मगर अनजाने में आज पापा ने सोफे पर सर टिकाते हुए आंखें मूंद ली। मैं उठ गई। थोड़ी देर उन्हें अकेला छोड़ना जरूरी था, और हाँ, कॉफी बनानी थी। कायदे से होना यह था कि पापा की स्टोरी सुनकर मैं दुखी होती, मुझे अफसोस होता, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। पापा की राजदार बनकर सच में अच्छा लग रहा था। शिखा जी की खूबसूरत मुस्कुराहट याद आ रही थी। कितना अच्छा हो अगर दोनों फिर से दोस्त बन जाएं। कुदरत ने फिर से मौका दिया है। पापा अकेलेपन के शिकार हैं। शिखा जी से बातचीत में पता चला कि वो सिंगल मदर हैं और बेटी मुंबई में रहती है। दोनों एक दूसरे का फिर से हाथ थाम लें तो। कॉफी पीकर पापा अच्छा महसूस कर रहे थे। नीचे टहलने के इरादे से निकले तो इधर मैंने शिखा जी को कॉल कर लिया। कितनी सधी हुई आवाज थी उनकी। पापा के बारे में पूछने पर वो हल्का सा झिझक गई थीं, या फिर मुझे ही महसूस हो रहा था। पापा का कांटेक्ट नंबर उन्हें देते हुए मैं ख्यालों में उनका गुलाबी चेहरा देख पा रही थी। क्या वो भी पापा को याद करती होंगी? उस दिन सुबह मैं कॉफी लेकर गई तो पापा गमलों की मिट्टियां बराबर कर रहे थे। मैंने यूं ही सरसरे लहजे में कहा, अच्छा पापा, शिखा जी की आवाज में कितनी खनक है ना, एकदम फ्रेश। हाँ, उसकी आवाज हमेशा से बहुत प्यारी थी। वो बोलती रहती थी और मैं घंटों सुनता रहता था। पापा हाथ से मिट्टी झाड़ते हुए बोले, मैं सोच रही हूँ कि जाने से पहले शिखा जी को घर बुला लूँ, ऐसे ही चाय पे। कहते हुए मैंने पापा को चाय थमा दी। नहीं, जो बात खत्म हो चुकी उसे दोबारा शुरू करने का कोई मतलब नहीं। ना वो वक्त रहा, ना वो उम्र रही, पापा बोले। मैंने उनके चेहरे की ओर देखा। क्या था वहां? एक सहेजा हुआ, पाला हुआ जबरदस्ती का दुख। आखिर मिलने में हर्ज क्या है? किस बात की हिचक है पापा को? ये सब पूछना चाहती थी मैं। बीते हुए वक्त की कितनी सारी डोर होती हैं, आपस में उलझी हुई ऊन के गोले जैसी। जिंदगी के गुजरते पड़ाव में जहन उन सबको तो थामे नहीं रहता ना। गैर जरूरी रेशों को काट कर अलग कर देता है, भूल जाता है। मगर पापा नहीं भूले थे, और शिखा जी भी कहां भूली थीं। वरना वो पीले सफेद गुलाब जो उनके ख्वाबों के घर में नक्श थे, वो आज भी उनके साथ क्यों रहते? और उनका जिक्र करते हुए पापा के चेहरे पर जो खुशी झलकती है, उसका क्या? वो जरा जरा सी बातें महज बातें नहीं हैं, वो जिंदगी के साथ जुड़ने के लिए रास्ते तलाश रही हैं। मैंने लंच करते हुए डाइनिंग टेबल के दूसरी ओर बैठे पापा को देखा और पूछ बैठी, आखिर दिक्कत क्या है पापा? दिक्कत यह है कि इस उम्र में लोगों को अपना मजाक बनाते नहीं देख सकता। आपस का मिलना जुलना लोगों से छुपता नहीं है, और फिर खत्म हो चुकी बातों को जिंदा करने का कोई मतलब नहीं है। पापा बोले तो मैं खींच गई। मैंने कहा, पिछली बार भी आपने दुनिया के डर से उनका साथ छोड़ा था, जबकि प्यार आप दोनों को था। अब जब आप दोनों फिर से मिल सकते हैं, अच्छी दोस्ती की शुरुआत हो सकती है, तब फिर से वही लोगों का डर। आप अपनी खुशी अपनी मर्जी कब देखेंगे पापा? लोगों की परवाह हम क्यों करें जब लोग हमारी नहीं करते? बताइए ना। न चाहते हुए भी मेरी आवाज तल्ख हो उठी। पापा चुप रहे। मैंने आगे कहा, इस सोसाइटी में रहने वाले अनगिनत लोग क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये सब कौन सोचता है? और अगर कोई सोचे भी तो क्या फर्क पड़ता है? कामरान और मुझे खुशी होगी पापा। जिंदगी बार बार मौके नहीं देती। बेवजह की फिक्र में घुलने से बेहतर है अपनों का हाथ थाम लिया जाए। बोलते हुए चुप हुई तो देखा पापा मेरा चेहरा देख रहे थे। मैंने आईब्रो उचकाते हुए कहा, क्या तुम तो काफी समझदार हो, कामरान से कहीं ज्यादा। कहते हुए पापा मुस्कुराए तो मैं हंस पड़ी। फिर पापा बोले, वो अभी भी कितनी यंग सी लगती है ना। मैं उसके सामने बुढ़ा सा लगता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पापा जैसा कोई नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। पापा भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए। मैं यहीं बैठे हुए महसूस कर रही थी पापा शिखा जी को कॉल कर रहे होंगे।
कितना कम वक्त लगता है ये छोटे छोटे डर खत्म करने में, बस थोड़ी सी हिम्मत और अपनों का साथ। शाम को मैं किचन में काम कर रही थी कि इत्र की बढ़िया सी खुशबू से गैलरी महक उठी। मुड़कर देखा तो पापा गाड़ी की चाबी निकाल रहे थे। मुझे देखते ही बोले, जिया बाजार जा रहा हूँ, देख लो क्या है क्या नहीं है, कल शिखा आ रही है। मसरूफ़ अंदाज में बोलते हुए पापा कितने अच्छे लग रहे थे। मैं फटाफट कागज़ के टुकड़े पर सामान नोट करवाने लगी। मेथी 1 गड्डी, कस्टर्ड पाउडर, थोड़े से फल। बस इतनी सी थी ये कहानी।